हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो भूगोल का अध्याय 3 है, यहाँ 3 लिखा होना चाहिए, 3 जल संसाधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब उसके एमसीक्यू देखेंगे। मेरा नाम है राकेश चौधरी और जो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी है, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने, मतलब जो महापुरुषों के नाम है, इनमें से किसने कहा था कि बांध होते हैं उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। अगला प्रश्न, भारत में राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को किस नाम से जाना जाता है? तो वो टाका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? जो कौन सा नीचे दिए गए कारण है, वो निम्नलिखित में से कौन सा बांध के लिए दुष्प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बाढ़ नियंत्रण। मतलब बांध टूटेगा तो बाढ़ आएगी, फिर उस बाढ़ पे नियंत्रण करेंगे तो वो कैसा दुष्प्रभाव? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया? अब कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो ये तो गंगा नदी पे बना है। अब गंगा नदी तो इनमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है भागीरथी, क्योंकि गंगा नदी को ही भागीरथी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, वो है 96.5%। मतलब समुद्र ही भरे पड़े। विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? मतलब कितना भाग मीठा पानी है? तो वो है 2.5%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? मतलब कि मीठे पानी का स्रोत है। वर्षा भी मीठा पानी होता है। सतही जल, झीलों का पानी मीठा भी हो सकता है। और भौम जल, ये भी मीठा, मतलब जमीन के अंदर का पानी। तो मतलब उपरोक्त सभी सही है। और ये प्रश्न है कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? वो बना हुआ है चेनाब नदी पे, जो सिंधु की सहायक नदी है, चेनाब। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें कौन सी विधि अपनाई जाती है जल संग्रहण के लिए? जैसे अपने यहाँ टाँका होता है, वैसे ही वहाँ क्या होती है? तो वहाँ होती है गुल और कुल। अब ये गुल और कुल क्या है, आपने पाठ पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़िए। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह कृष्णा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो वो प्रश्न, अब हम 1 नंबर वाले प्रश्न शुरू करेंगे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम मतलब आज वार्षिक परीक्षा में ये अध्याय तो है, पर इस अध्याय से सारे एमसीक्यू तो आएंगे नहीं, इसलिए हमने 1 अंक वाले प्रश्न भी चुने हैं, 3 से 5 अंक वाले प्रश्न भी लिए हैं। तो ये प्रश्न है हमारे लिए कि विश्व में कुल जल का आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है? तो देखो कि विश्व में कुल जल है। ये प्रश्न में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था कि कितने प्रतिशत है। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस धरती पर जितना पानी है उस में से कितने प्रतिशत पानी मीठा है, जो मनुष्य के पीने योग्य है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? और ये सारे बड़े बड़े प्रश्न आ रखे, क्या हुआ?
वो प्रश्न बड़े प्रश्न थे, दीर्घ उत्तरात्मक थे, इसलिए हमने पहले लघुरात्मक लेने का सोचा था। तो ये रहे प्रश्न। पहले आपने सोचा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में गुल और कुल से पानी को संग्रहित किया जाता। अब बात मन में आ रहा होगा, यदि पाठक को नहीं पढ़ा है तो गुल और कुल क्या है। तो चलिए उन्हीं को ही देख लेते हैं कि वो क्या है, और आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। तो पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वायिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। यही डिफिनेशन है कि पश्चिमी हिमालय है, उसमें जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वायिकाएं हैं उन्हें गुल या कुल कहते हैं। तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि खादीन और जोहड़ क्या है, ये भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क सुना तो दिमाग में राजस्थान आया। तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं उन्हें चौहड़ और खादीन कहा जाता है। ये जैसलमेर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर अगला प्रश्न क्या है, मेघालय में सर्वाधिक बारिश होती है, सबको पता, क्योंकि वो मानिसराम और चेरापूंजी में पूरे भारत में सर्वाधिक बारिश होती है, पर उसकी राजधानी के पास भी तो बारिश होगी ना, फिर वहाँ बारिश वो सर्वाधिक होती है, फिर भी वहाँ पानी की कमी है। राजस्थान में शत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है, उसको टांका कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है। आगे देखिए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जल दुर्बलता के कोई दो कारण लिखो। ये लिखवाया है, तो कारण देखते हैं। पहला कारण है कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, जल कम हो रहा है, खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। उसका कारण है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो वो जल का अतिदोहन करेगी। सब एक बात तो मानेंगे नहीं, अब कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा, इससे पानी वेस्ट हो रहा है। दूसरा कारण है कि जल का असमान वितरण, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब राजस्थान में तो प्यासे मर रही है और वहाँ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, जैसे साउथ में हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। अगला प्रश्न है हमारे लिए यह है कि टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाई गई है। तो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है। परीक्षा में आए ऑप्शन तो भागीरथी पे क्लिक करना, और एग्जाम में 1 नंबर का है तो भागीरथी ही लिखना, क्योंकि जब वो शुरुआत में होती है ना, जो धाराएं मिलती है ना, वहाँ उसको भागीरथी कहते हैं, तो आप भागीरथी ही कहें, क्योंकि उत्तराखंड में। सलाल परियोजना नदी किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, तो वो जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी पे। और एक जीके क्वेश्चन में बता देता हूँ कि जो चेनाब नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब हमारे सामने बड़े उत्तर वाले प्रश्न आते हैं, जो लगभग दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न कहलाते हैं। उसमें 3 से कम नहीं आएंगे, 5, क्योंकि एग्जाम 48 नंबर का ही है, तो 5 नंबर तक ही आएंगे। तो प्रश्न पहला है कि वर्षा जल संग्रह क्या है। भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रह की कोई 2 विधियाँ बताइए। तो वर्षा जल संग्रह मतलब जो बरसात का पानी आ रहा है उसको बचाना, यही तो वर्षा जल संग्रह है। इसको हम लिखेंगे कैसे, कि लिखेंगे कि यह एक तकनीक है जिसके द्वारा वर्ष में जल खाली स्थानों और घरों से टैंकर, बेकार पड़े हुए कुएं आदि को भरा जाता है और बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले जो बर्तन, जो भी स्थान है हमारे पास पानी को बचाने के लिए, उनको भरा जाता है बरसात के पानी से, फिर उनका प्रयोग किया जाता है, सिंपल। फिर कौन कौन सी विधियाँ है, तो आपको तो 2 ही बतानी है, हमने 4 बता दी। 4 कौन कौन सी है कि एक तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं, नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। अब समझ आ रहा है कि गुल और कुल क्या है। तो गुल और कुल पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदियाँ
धाराएं चल रही है उन धाराओं की दिशा और रास्ता बदल के खेतों के अंदर डाल दिया, जिससे खेतों के अंदर सिंचाई हो सके। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। सबके घर में होता है कि राजस्थान के जो छत पर पानी आ रहा है उसको बचा लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते। वहाँ तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, तो वहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र भी रहता है। तो वहाँ वे क्या करते हैं कि जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ से वे वाहिकाएँ बना देते हैं और जो खेतों के अंदर डाल देते हैं, जहाँ जिससे उनके खेतों में सिंचाई हो सके। और चौथी है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ ही बनाए जाते हैं, राजस्थान में और तो कहीं नहीं बनाए जाते। दूसरा प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना के क्या लक्ष्य बताएं। नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार कार्य लिए जाने की बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना कहते हैं। जो नदी पर बांध बनाकर इससे जो कृषि में योगदान देकर पानी के पीने के लिए जो भी काम किए जाए, जो नदी घाटी है मतलब जो बांध बनाए जाते हैं, इसको ही नदी काठी परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना कहा जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य है, जो इसके टारगेट है वो तो है पहला जल विद्युत उत्पादन। जब वो बांध का पानी इकट्ठा होगा फिर उसको आगे निकालेंगे, तो वहाँ पर वो लगा देंगे डायनेमो। वो एक घूमने वाला यंत्र, वो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करेगा। फिर ये साइंस का सिस्टम है, हम बता देते हैं आपको। वो यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदल देगा और विद्युत ऊर्जा आगे जाकर घरों में जाएगी। फिर सिंचाई, ये तो सिंपल है, कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं। बांध में पानी इकट्ठा, हम जैसे नहरों से सिंचाई करते हैं वैसे बांध से भी सिंचाई होती है, घरों में पानी पहुंचता है। और घरेलू औद्योगिक जल आपूर्ति, कई लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा तो वहाँ पर बांध बना दिया जाता है, इससे पानी इकट्ठा होता है। फिर वहाँ से पाइपलाइन बिछाई जाती है और घरों घरों में पानी पहुंचाया जाता है। और औद्योगिक जो फैक्ट्रीज है उस पर भी पानी जाता है, उसमें भी पानी जाता है। नौचालन, मतलब नौचालन का अर्थ ये होता है कि जो बड़ी नदी होती है उसमें बड़े बांध होते हैं, तो वहाँ से काफ़ी दूर तक पानी इकट्ठा होता है। तो वहाँ पर नौका होता है और नौचालन यानी पानी के अंदर चालन, वो नाव वाव बनाए जाते हैं, उसके अंदर घुमाया जाता है जिससे उनके पर्यटक आते हैं। और बाढ़ नियंत्रण, पानी सारा का सारा वो इकट्ठा कर लेगा तो वो नदी टूटने का खतरा कम रहेगा। नदी टूटने का खतरा कम रहेगा तो बाढ़ कहाँ से आएगी। और आखिरी है मछली पालन। भाई बेसिक चीज़ है कि जब पानी इकट्ठा होगा तो उसके अंदर मछलियाँ भी आएगी। अब मछली आएगी तो उनको पकड़ेंगे, उनको बेचेंगे और आमदनी चलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के किन्हीं 3 हानियों को स्पष्ट करें। अब 3 हानियाँ बतानी है। पहली है कि नदी पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव रुकता है। मतलब जो उसकी नेचुरल स्थिति होती है, जैसे वो जा रही है नदी, उसको कहीं से भी रोक लेते हैं, इससे उसका प्रकृति का बहाव होता है वो रुक जाता है। तलछट बहाव कम होना। और तीसरा है बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। जो नदियाँ होती है उनको बार बार रोक देता भाई, कि जैसे यहाँ से ये नदी निकली है, यहाँ से जैसे ये नदी निकली है भाई, समझ लो संबल नदी निकली, यहाँ निकली है, फिर यहाँ बांध बना दिया, यहाँ से तो तेज पानी आएगा, फिर यहाँ आके वो बांध रोक देगा, फिर यहाँ पर नदी कैसे चलेगी, फिर यहाँ और पानी इकट्ठा हुआ तो यहाँ बांध लगा दिया, फिर यहाँ पानी आ रहा है तो यहाँ बांध लगा दिया। अब देखो इस नदियों के टुकड़े हो गए कि यहाँ पानी कम है, बिल्कुल यहाँ पर भी कम है, तो इन्हीं टुकड़ों में बांट देता है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार
वर्षा जल संग्रहण किया जाता है? चर्चा करें। भाई इसमें जो राजस्थान का बच्चा है वो आराम से उत्तर लिख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे ही प्रश्न चाहता है वो। देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है कि अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टैंक अथवा टांका बनाना। जो भूमि के अंदर टांका बनाया जाता है उसके पास आगोर बना दी जाती है। आगोर में पानी आता है और वो आगोर से पानी सीधे टांके में चला जाता है। फिर भूमिगत टैंक, जमीन के अंदर गड्ढे खोद दिए जाते हैं, पानी ऊपर से गिरता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है और इसका आकार एक कमरे जितना होता है। टांके का आकार कमरे जितना होता है। आपने टांका देखा है तो पता होगा आपको। और जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, हौज बनाया जाता है। तो टांका या सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा है जिसे घरों में बनाया जाता है। इसको समझिए कि जो घर की छत होती है उसके जो पानी आता है वो एक पाइप से निकलता है, पीछे ढलान होती है, वहाँ से उस ढलान पे पाइप लगा दिया जाता है। फिर उसी पाइप को टांके के अंदर डाल दिया जाता है, फिर वो हो गया ना पानी इकट्ठा। अगला है कि वे घरों की ढलवा छतों पर पाइप से जुड़े होते हैं और छत से वर्षा के जल को भूमिगत टांके में पहुंचाया जाता है। यही बात है और ये बहुत ही आसान, कोई भी कर सकता है। ये राजस्थान के लिए, पर राजस्थान में पानी की किल्लत है इसलिए ये किया जाता है और यही है, इसमें ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। अगला है कि जल दुर्बलता से क्या अभिप्राय है और इसके दो कारण लिखो। जो जल की कमी हो रही है उसका क्या मतलब है और इसके दो कारण लिखो। पहला है कि जल की मांग की तुलना में जल की कमी दुर्बलता कहलाती है। मतलब हमको जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा, तो ये जल की दुर्बलता है। अब इसके क्या कारण है? अधिक जनसंख्या और जल संसाधनों का अति शोषण और औद्योगिकरण। पहला है अधिक जनसंख्या। अब जनसंख्या ही ज़्यादा होगी तो वो पानी को वेस्ट ज़्यादा करेगी, पानी को पिएगी ज़्यादा। उसकी दैनिक क्रियाओं में जितना पानी लगता है, जितना 10 लोगों के लगता है, वही जनसंख्या 20 हो गई तो दुगना लगेगा ना। तो यही बात है। अगला है जल संसाधनों का अतिशोषण। फालतू में पानी बाहर है, कोई मतलब की बात नहीं है, उसको जल शोषण कहते हैं। अतिशोषण, शोषण ही नहीं, अतिशोषण। औद्योगिकरण, अब फैक्ट्रीज में बहुत सारा चाहिए पानी, उसी पानी का यूज़ करके वो गर्म और जहरीला रसायन युक्त पानी को फिर नदी में छोड़ देते हैं और वो सारी नदी वेस्ट हो जाती है। अगला देखिए, जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके 3 कारण लिखिए। इसको आप पढ़ लो कि जल का अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज में असमान वितरण, इसके कारण संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। मतलब कि एक तो फालतू में वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है उसका अत्यधिक प्रयोग है, पीते भी बहुत है, उसकी दैनिक लाइफ में पानी के बिना कुछ नहीं। समाज में असमान रूप से वितरण। अब कई लोगों के पास पानी बहुत ज़्यादा है, कईयों के पास नहीं है, कई पैसे दे के खरीद लेते हैं, कई नहीं खरीद पाते हैं। इसके कारण जल संरक्षण आवश्यक है। यही कारण है, इसकी वजह से जल संरक्षण जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नागरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ना है, ये इसके कारण है। जनसंख्या बढ़ती है, यही कारण है। कृषि का आधुनिकीकरण, अब कृषि ज़्यादा करेंगे तो उस पर पानी, सिंचाई भी तो ज़रूरी है, सिंचाई के बिना कृषि कहाँ से होगी। और औद्योगिकरण समझ ही गए होंगे आप। प्राकृतिक परितंत्र का ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो रहा है। जो प्रकृति का परितंत्र है कि जैसे पौधों से जो जल वाष्प पौधों के अभाव से ऊपर उठता है, फिर जल वाष्प बूंदों पे परिवर्तन होकर बादल बनाता है, बादल में ज़्यादा पानी होने की वजह से, बाढ़ की वजह से वो बरसते हैं। अब पेड़ पौधे ही कट रहे हैं तो वो पानी ऊपर पर्याप्त मात्रा में उड़ नहीं रहा है, इसकी वजह से जो उनका परितंत्र है वो उसका ह्रास हो रहा है। अगला है कि बढ़ती जनसंख्या के पेयजल तथा कृषि उत्पादन में सिंचाई आदि के लिए जल संरक्षण का प्रबंधन आवश्यक है।
जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए खाने के लिए ज़्यादा कृषि चाहिए, उत्पाद चाहिए, अनाज चाहिए। तो उस अनाज को ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा कृषि करनी पड़ेगी। ज़्यादा कृषि करने के लिए उसके पास ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई करोगे तो वो जल का अतिदोहन होगा, और यही बात है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है? और बांधों के कई 4 लाभ बताइए। अब फायदे देख लेते हैं पहले। सिंचाई, विद्युत बिजली, घरेलू व औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, मत्स्य पालन। अब ये सब देखिए, सिंचाई बांधों से हो जाती है, बिजली वो भी बन जाती है, घरेलू उत्पाद घर के लिए वो पाइपलाइन बिछी होती है, वहाँ से पानी आ जाता है। बाढ़ नियंत्रण, वो पानी को रोक लेता है और ज़्यादा वो फूटने का आशंका होती है तो उसकी गांठ खोल देता है। मनोरंजन, मनोरंजन को ऐसे समझिए कि जो बाढ़ होगा उसमें पानी, मतलब वो बाढ़ में, सॉरी बाढ़ आ रहा है, बांध में नाव वाव भी होंगे, तो उसमें जो पर्यटक आएंगे वो घूमेंगे फिरेंगे, उससे मनोरंजन होगा, उसके अंदर खेलेंगे। और मत्स्य पालन, मछली पालन भी होगा। पृथ्वी की धरातल का 3/4 जल से ढका हुआ है, परंतु फिर भी दुनिया जल की कमी है दुनिया में, तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब ये सबको पता है कि जल जो 97% लगभग खारा पानी है, तो खारे पानी को तो पी नहीं सकता, लवणीय जल है। इसका आंसर भी देख लेते हैं कि विश्व में जल के कुल आयतन, मतलब कुल जो जल है उसमें से 96% भाग महासागरों में पाया जाता है। अब महासागरों का सारा पानी लवणीय है। अब लवणीय जल तो पिएंगे नहीं लोग। फिर 2.5% अलवणीय जल है। वो अलवणीय जल जिसमें लवण नहीं है वो 2.5% ही है। विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग बर्फ में जमा है। उसमें भी प्रॉब्लम है, जो 2.5% है वो बहुत है, पर उसका जो 70% है वो बर्फ में। अब उसमें रहा 30%। अब वर्षा में वार्षिक और मौसमिक परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय के स्थान की आवश्यकता अनुसार भिन्नता है। अब वो वर्षा भी समय पे नहीं हो रही है, और जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान रूप से वितरण का कारण है। समाज में जो जल है वो असमान रूप से वितरित है। ये प्रश्न देखिए कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियां लिखिए। एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों में, मतलब घरों में टैंक और बेकार पड़े कुएं को भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक जल संग्रहण की विधि है। दूसरी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी का धारा रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में पानी पीने के लिए एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की तकनीक है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के दौरान जल वाहिकाएं बनाते हैं, और शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि नदी में बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना है। उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब एक नदी घाटी परियोजना बना रही है जिससे अनेक बांध बना रहे हैं, और उनका जो उद्देश्य पूरा करना। अब इसके क्या फ़ायदे? वो वर्षा जल संग्रहण क्या था, इसकी 2 विधियाँ लिख ली। अब इसके थोड़े फायदे बता देते कि विद्युत बनती है, सिंचाई होती है, और घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति होती है, पर्यटन आता है, और बाढ़ पर नियंत्रण होता है। अब इनको तो मैं समझा के पूरा हो गया हूँ। आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। आगे देखिए, बेकार पड़े हुए कुओं का वर्षा के जल द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है? पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। एक पाइप आता पीवीसी, उससे पाइप से खाली कुएं के अंदर डाल दिया जाता है, और वह वर्षा के पानी से भर दिया जाता है। रेल और ईंट से प्रयुक्त करके
जल से छनन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ईंट है, ईंट से उसको अच्छी तरह से तैयार करके उसके अंदर पानी डाल जिससे वो छनन ना हो। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जा जिससे तुरंत प्रयोग किया जा सके। उस जो पानी एकत्रित हुआ कहाँ पर भी हुआ, उससे जो पाइप है उसको जल हौज तक ले जाया जाए और वहाँ पर उसका पानी का यूज हो। इसी हौज में अतिरिक्त जल कुएं तक भी ले जाए, मतलब वो हौज यदि भर जाए उससे आगे पाइप जोड़ के अतिरिक्त कोई कुआं है वहाँ पर ले जाया जाए। कुएं का जल भूमिगत जल में पुनर्भरण करता है। भाई यदि कुआं भर गया है तो वो डायरेक्ट जमीन में डालोगे तो वो भूमिगत जल बनने में उसको कई परतें पार करनी पड़ेगी। यदि कुएं में डाल दोगे तो उससे भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, मतलब जो खराब पानी है वो भी जमीन के अंदर जाएगा और जमीन एकदम अच्छी हो जाएगी जिसमें भूमि जल का स्तर बढ़ेगा। बाद में इस जल का प्रयोग करके अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। बाद में इस पानी का यूज कर लेना। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण तो सबसे खराब है जल दुर्बलता के लिए। यदि औद्योगिकरण हो रहा है तो औद्योगिकरण के लिए जो भी उद्योग होते हैं उसमें पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी की ज़रूरत होती है तो फिर वहाँ पर पानी की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। पानी की पूर्ति के लिए जैसे कोई कपड़ा बन रहा तो उसको रंगीन करने के लिए जो पानी के अंदर रंगीन किया जाता, फिर उसी पानी को निकाल के नदी में डाल दिया जाता है। वो इतना पानी वेस्ट हुआ तो हुआ, फिर वही नदी में डाल दिया जाता है, इससे नदी भी प्रदूषित हो जाती है। और शहरीकरण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ है और उद्योग में बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग है, मतलब जो मीठा पानी उसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। शहर की बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा का वितरण आवश्यकता से तीव्र वृद्धि हुई है। शहरीकरण में जो शहरी शैली होती है, सब शौक दिखावे की ज़िंदगी होती है, उसके लिए वो पानी जल ऊर्जा की आवश्यकता तीव्र हुई है। शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, पानी को फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। पहले बताओ कि नर्मदा नदी कहाँ है। नर्मदा बचाओ ये है क्या? वो है एक नर्मदा पे जो बन रहा है बांध, उसके लिए। तो आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित किया गया है, मतलब वो आंदोलन कोई सरकार नहीं चला रही है, वो गैर सरकारी संगठन चला रहा है, प्राइवेट। जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणवादियों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद है। जो सरदार सरोवर परियोजना है इसके विरोध में जो यहाँ बनने वाला है इस नर्मदा नदी पे, उसके लिए ये हो रहा है, उसको बचाने के लिए। और ये बाकी पॉइंट आप पढ़ लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगला पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के विकास पर MCQ आएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट।